उधर शिमला में विक्रम, प्रीति और पूजा दृष्टि के एम्बुलेंस के साथ ही शिमला के मिलिट्री हॉस्पिटल में आ गए थे। तीनों के आंसू जैसे आंखों में ही सूख गए थे। एम्बुलेंस से दृष्टि को निकाला गया तो उसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी। फौरन ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तीनों वहीं परेशान से घूम रहे थे। प्रीति को आश्रम और नानी की याद हो आई। वो विक्रम के पास आई जो हॉस्पिटल की खिड़की के पास खड़ा बाहर ही घूरे जा रहा था। प्रीति ने वहां आकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विक्रम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम ने पलटकर उसका हाथ हटाते हुए कहा, क्या ठीक हो जाएगा? देख रही हो ना तुम, वो सुधा अभी भी हमसे दूर नहीं गई है, और हो ना हो ये सब उसी का प्लान था। प्रीति हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हुई और अपनी आंखों में छलक आए वो उन आंसू के साथ बोली, आप नाराज हैं क्योंकि वो प्लान उसने मेरी जान लेने के लिए किया था और गलती से दृष्टि वहां चली गई। उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं ना विक्रम। विक्रम ने भी अपना एक कदम प्रीति की ओर आगे बढ़ाकर कहा, तुम अपने आप को गुनहगार मानना बंद करो। जिस जगह आज दृष्टि है तो भी मेरे दिल का वही हाल है, और यदि इस जगह तुम होती तो भी मेरा यही हाल होता, और शायद इससे भी बुरा होता, क्योंकि कभी मेरी खुशियां किसी से भी देखी नहीं जाती। दृष्टि को ऐसी हालत में देखकर उन सबका गुनहगार सिर्फ मैं बन गया हूँ। आज मेरे ही कारण दो प्यार करने वाले अलग हो गए हैं। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है क्यों उस कार में मैं ही सबसे पहले नहीं चला गया। प्रीति ने अपनी आंखों में आंसू लिए ही अपने हाथ को विक्रम के होठों पर रखते हुए कहा, प्लीज विक्रम, ऐसी बात मत करिए। आपके बगैर जीने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती। विक्रम एक टक प्रीति को ही देखे जा रहा था। उसने फिर प्रीति के हाथों को हटाकर कहा, ये सच है, पहले भी सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए मुसीबतों का कारण बन गया था, और आज अनजाने में दृष्टि की मुसीबतों का कारण भी मैं ही बन गया हूँ। काश कुछ ही समय के लिए मैं यहाँ से दूर हो गया होता। वो सुधा फिर से ऐसे वापस हमारी जिंदगी में लौट कर ना आती। कितना कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की, पर जाने कहाँ जाकर छुप गई है। अभी ही तो उसकी दिल्ली में होने की खबर थी, पर वो वहां से भी गायब हो गई है। इतनी शातिर दिमाग है कि पल में कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। आखिर चाहती क्या है वो? पहले तेज को परेशान कर रही थी, फिर अब उसके सरफिरे दिमाग में शायद मेरी छवि उभर आई है। हम दोनों में से कोई भी उसका नहीं हुआ, और उसकी सारी भड़ास वो हम सभी को परेशान करके निकाल रही है। कुछ नहीं चाहता, बस दृष्टि ठीक हो जाए। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। विक्रम के फिर आंसू निकल आए तो प्रीति ने बढ़कर उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया। प्रीति के हाथ भी विक्रम की पीठ पर कस गए। पूजा दूर से ही दोनों को देख रही थी। फिर उसने अपना चेहरा घुमाया और ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगी। उसे उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर इतना तो समझ में आ गया था कि कोई सुधा है जो शायद विक्रम सर के पीछे पड़ी है, और ये सब उसी का किया हुआ है। उसने मन में कहा, तो क्या सुधा भी विक्रम सर से प्यार करती थी और शायद प्रीति दीदी को पसंद नहीं करती है, तभी उसने ये सब किया है। तभी उसे आश्रम में कुछ समय पहले आई हुई एक गोरी सी और बेवजह सबसे लड़ने वाली मैडम की याद आ गई। उसने फिर अपने आप से ही कहा, कहीं ये दोनों वही आश्रम वाली सुधा मैडम की बात तो नहीं कर रहे हैं जो गोरी सी नीली आंखों वाली थी। बस बात बात में किसी से भी उलझ पड़ती थी और आश्रम में उसकी किसी से भी नहीं पटी। कुछ हरकतें उस सुधा की याद करके पूजा की आंखों में गुस्सा तैर गया। आखिर कई बार वो दृष्टि और पूजा से भी उलझी थी। पूजा ने फिर अपने मन में कहा, शायद ये वही सुधा है जिनकी एंगेजमेंट विक्रम सर से होने वाली थी, और अचानक विक्रम सर प्रीति दीदी से शादी करके आ गए थे। क्या वो इन सब का बदला प्रीति दीदी की जान से लेना चाहती है? पूजा ने एक बार फिर पलटकर विक्रम और प्रीति की ओर देखा। अभी भी विक्रम का सर प्रीति के कंधे पर ही रखा था। वो पलटकर वापस ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को प्रार्थना के लिए उठाया और आंखें बंद करके भगवान से बोली, मुझे माफ कर दीजिए भगवान। दृष्टि समीर और समय की नजर में ना आए इसके लिए जाने मैंने क्या क्या नहीं किया। उसका ड्रेस तक फाड़ दिया। आज मेरी वजह से वो वहां लोगों के बीच में मजाक बन जाती। वो दिल की बहुत अच्छी है और प्यारी सी है, तो प्लीज मेरी खातिर आप मेरी बहन को कुछ मत होने देना। अब मैं दिल से चाहती हूँ कि वो हमारे बीच फिर से आ जाए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसे दृष्टि और प्रीति की काली साड़ी की याद हो आई। उसे झट से अपनी आंखें खोली और अपने आप से कहा, ओ गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं प्रीति दीदी ने भी आज काली साड़ी पहनी थी, और जब मैंने दृष्टि का ड्रेस फाड़ दिया था तो प्रीति दीदी ने कार में रखी हुई एक और ब्लैक साड़ी दृष्टि को पहना दी थी।
कहीं मारने वाले को भ्रम तो नहीं हो गया? उसने प्रीति दीदी की जगह दृष्टि को प्रीति समझ लिया होगा। हे भगवान, दृष्टि की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हो गई हूँ। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसे वो पल याद आ गया जब जलन के मारे उसने धीरे से दृष्टि की ड्रेस की सिलाई खोली थी। उसके होठ सूख गए और उसे घबराहट भी हो रही थी कि आज दृष्टि हॉस्पिटल में जिस तरह पड़ी हुई है वो उसकी बड़ी वजह बन गई है। आज अपनी हरकतों की वजह से पूजा परेशान हो गई। उसने फिर हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगते हुए कहा, भगवान प्लीज एक बार मेरी दृष्टि को ठीक कर दो। मैं कभी उसके रास्ते में नहीं आऊंगी। कम से कम एक बार मुझे उससे माफी मांगने का मौका तो दे दो। उधर कुछ समय बाद विक्रम प्रीति से दूर हुआ और उससे बोला, अब उस सुधा को ढूंढकर खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो जहरीली नागिन की तरह हो गई है जो सिर्फ दूसरों की खुशियों को देखकर जलना और उसे डसना जानती है। इससे पहले कि वो और कुछ करे या तनु और तुम तक फिर पहुंचे, मुझे फिर कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपने सारे आदमियों को लगा दूंगा और उसे जमीन आसमान कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी है, पर जाने वो किस बिल में छुपी हुई है। प्रीति ने विक्रम का हाथ थामकर कहा, मैं जानती हूँ आप उसे ढूंढ लेंगे, तो परेशान होना बंद कीजिए। दृष्टि यहाँ हॉस्पिटल में है और वहाँ आश्रम में भी सभी हमारा रास्ता देख रहे होंगे। उधर नानी भी हमारे लिए परेशान होंगी। उमा दीदी भी हॉस्पिटल में है, तो एक बार इन दोनों जगह में फोन करके बता दीजिए कि हमारे लिए परेशान ना हो। पर हम उनसे कहेंगे क्या? प्रीति की बात सुनकर विक्रम ने कहा, तुम ठीक कहती हो, सब हमारी राह देख रहे होंगे। मैंने आश्रम में सबसे वादा किया था कि मैं दृष्टि और पूजा को संभाल कर वापस लाऊंगा, पर देखो ना, मैं कुछ भी नहीं संभाल पाया। प्रीति ने फिर से परेशान होकर कहा, प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। विक्रम ने अपनी जेब से फोन निकाला और आश्रम में फोन लगाया। वहां से किसी ने फोन उठाया तो विक्रम ने कहा, शीला दीदी, क्या आप हैं? शीला के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि विक्रम ने उसकी एक हलो से ही उसे पहचान लिया था। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विक्रम जी, मैं ही बोल रही हूँ। विक्रम ने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, शीला दीदी, हम यहाँ समीर के फंक्शन में आए थे और यहाँ के फंक्शन में हमें काफी देर हो रही है, तो आप हम सबके लिए परेशान ना होइएगा। मैं सुबह वहाँ आ जाऊंगा। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि दृष्टि और पूजा आपके साथ है और मैं जानती हूँ आप हम सबका कितना ध्यान रखते हैं। आपने बता दिया तो अब हम आराम से सो जाते हैं। विक्रम ने परेशान सा ही कहा, ठीक है, तो मैं फोन रखता हूँ, हम सुबह आएंगे। दोनों ने फोन रख दिया तो विक्रम हाथ में पकड़े हुए फोन को घूरने लगा। प्रीति ने फिर उसे परेशान देखा तो विक्रम के हाथों पर हाथ रखकर अपनी गर्दन नामे हिलाई। वो जानती थी विक्रम के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। दोनों की आंखों में फिर आंसू छलक आए। विक्रम ने फिर कहा, इतना भरोसा है उन लोगों को मुझ पर देखो ना, आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। मैं उनकी दृष्टि का ध्यान नहीं रख पाया। कैसे जाऊंगा कल सुबह मैं उनके सामने और क्या कहूंगा कि मैं उनका गुनहगार हूँ? नहीं रख पाया ध्यान में अपनी बहन का। तुम्हें पता है, जब हम समीर के फंक्शन में आ रहे थे तब उसने अपनी पहनी हुई ड्रेस को मुझे दिखाते हुए बड़े प्यार से मुझसे कहा था, देखो भैया मैं कैसी लग रही हूँ। कितनी खुश थी वो, और सच कहूँ उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही थी, क्योंकि पहली बार ही सही किसी ने मुझे भैया तो कहा था। आज तक वो मुझे चिकना कहकर ही चिढ़ाया करती थी। अब मैं जल्दी फिर उसकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। प्रीति ने भी रोते हुए कहा, विक्रम प्लीज परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी और बिल्कुल पहले की तरह ही मुस्कुराएगी। देखना, वो फिर तुम्हें अपना भैया कहकर बुलाएगी। फिर प्रीति ने अपना हाथ विक्रम के हाथों से हटाया और फोन की ओर देखकर कहा, अभी भी एक जरूरी काम बाकी रह गया है। नानी को भी फोन करके बता दीजिए कि हम आज नहीं आएंगे। विक्रम ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उसे पता था अभी भी नानी सोई नहीं होगी। उसने कुछ सोचते हुए नानी को वापस फोन लगाया तो नानी ने विक्रम के नंबर को पहचानते हुए घबराते हुए फोन उठाया। उन्होंने सीधे पूछा, विक्रम, विक्रम मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। विक्रम ने अपने आप को कंट्रोल करके कहा, नानी हम सब ठीक है और आप हमारी चिंता मत कीजिए। मेरी कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और हम यहीं समीर के फंक्शन के पास ही थे तो वापस शिमला ही आ गए। कल कार के ठीक होते ही हम काठ गोदाम आ जाएंगे। तब तक आप परेशान ना होना और अब मेरी प्यारी नानी आप आराम से सो जाइए। नानी ने फिर विक्रम से पूछा, प्रीति ठीक है ना? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? विक्रम ने अपनी आंसुओं को आंखों में रोक कर कहा,
आप तो जानती है ना, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया, तो मैं आज भी आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। हम ठीक हैं और प्रीति भी यही मेरे पास है, तो प्लीज अब आप सो जाइए, हम सुबह आ जाएंगे। नानी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, दोनों अपना ध्यान रखना और आराम से आना, बाकी मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो मुस्कुरा दी, पर विक्रम उनकी बात समझकर भी आज मुस्कुरा नहीं पाया।